अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मैं नासिर सुहेब एडोबी इलस्ट्रेटर ऑनलाइन ट्रेनिंग की नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। हमारी आज की वीडियो वर्किंग विद शेप्स के बारे में है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक आर्ट बोर्ड मौजूद है। मैं यहाँ टूल बार से रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास रेक्टेंगल टूल आ जाएगा। अच्छा, रेक्टेंगल टूल का शॉर्टकट है एम। मैं माउस को अगर किसी भी टूल के ऊपर लेके जाता हूँ और थोड़ी देर के लिए माउस को उस टूल पर रखता हूँ तो मुझे उस टूल का नाम और उसका शॉर्टकट दोनों डिस्प्ले हो जाते हैं। सो रेक्टेंगल टूल का शॉर्टकट है एम। मैं अपने कीबोर्ड से किसी भी वक्त एम प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास रेक्टेंगल टूल आ जाएगा। आप देख सकते हैं वहाँ टूल बार में रेक्टेंगल टूल ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका हुआ है। सो मैंने अपने कीबोर्ड से एम प्रेस किया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ रेक्टेंगल टूल, शॉर्टकट है एम। ठीक है जी। अच्छा, इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो रेक्टेंगल टूल बना हुआ है, रेक्टेंगल टूल आ चुका हुआ है और कलर में आप देख सकते हैं कि मेरे पास फिल कलर सियान है और स्ट्रोक कलर नन है। ये जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि जो वाइट कलर का बॉक्स जिस पे ये रेड कलर की तिरछी लाइन बनी होती है, डायगोनल लाइन, दिस मींस नो कलर या नन। तो मेरे पास फिल कलर सियान है, स्ट्रोक कलर नन है और ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने सिलेक्शन टूल की बात भी की थी। सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट होता है वी। ठीक है जी। मैं अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करूंगा, मेरे पास सिलेक्शन टूल आ जाएगा और मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर सकता हूं, इसको रीसाइज, जो हमने सिलेक्शन टूल के फीचर्स डिस्कस किए थे हम वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली एक चीज़ अब मैं आपको आज इसमें कलर्स के हवाले से और बताना चाहूँगा कि मैंने फिर से एक रेक्टेंगल टूल लिया। अब मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं वो रेक्टेंगल उसका फिल कलर ख़त्म करना चाह रहा हूँ और स्ट्रोक पे मैं उसको ब्लू कलर देना चाह रहा हूँ। तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्ट्रोक कलर के ऊपर तो ये स्ट्रोक कलर ऊपर आ जाएगा और मैं यहाँ से स्ट्रोक कलर चेंज कर दूँगा। इसी तरह फिल कलर को क्लिक करूँगा तो फिल कलर ऊपर आ जाएगा और मैं फिल कलर को चेंज कर दूँगा। ये सहूलत मुझे यहाँ भी अवेलेबल है। ये स्ट्रोक फिल कलर है और ये मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो स्ट्रोक कलर आ जाएगा। इसके अलावा मेरे पास एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी है। मैं अपने कीबोर्ड से अगर X का बटन दबाऊँगा, X फॉर एक्सरे, अगर मैं X का बटन दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि X दबाने से क्या हुआ, स्ट्रोक कलर ऊपर आ गया और फिल कलर नीचे चला गया। इसी तरह मैं फिर X दबा रहा हूँ तो फिल कलर ऊपर आ रहा है। तो आप स्ट्रोक और फिल कलर के बीच में जंप करने के लिए अपने कीबोर्ड पे X का बटन दबा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक हो गया जी। सॉरी, जंप बिटवीन फिल एंड स्ट्रोक कलर X। सो अभी मुझे इसका फिल कलर ख़त्म करना है। ऑलरेडी फिल कलर सेलेक्टेड है। मैं यहाँ से नन पे क्लिक करूँगा, X प्रेस करूँगा और अब मेरे पास स्ट्रोक कलर ऊपर आ गया है। मैं स्ट्रोक कलर सियान ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया। अगेन मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको जो भी ऑपरेशन करना है कर सकता हूँ। अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास दो अदद बॉक्सेस मौजूद हैं, रेक्टेंगल्स मौजूद हैं। एक में फिल कलर है और एक में फिल नहीं है, स्ट्रोक है। अब मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करना है वन बाय वन। पहले मुझे सिर्फ इसको सिलेक्ट करके मूव करना है। तो इसके ऊपर मैं कहीं भी क्लिक करूँगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको मूव कर सकता हूँ, रीसाइज कर सकता हूँ, ब्ला 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 ब्ला। बट अगर मैं इसके ऊपर आऊँ, इसके अंदर आपको याद होगा मैंने फिल कलर नहीं दिया था। अब इस पर मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में फिल नहीं है जिसको मेरा सिलेक्शन टूल पकड़ सके। यहाँ पे चूँकि फिल मौजूद है तो सिलेक्शन टूल पकड़ लेता है इसको। सो इसको पकड़ने के लिए मुझे सिर्फ स्ट्रोक पे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है जिन
शेप्स में या जिन ऑब्जेक्ट्स में फिल कलर नहीं होता वो उसको सिलेक्ट करने के लिए क्लिक कर रहे होते हैं और वो सिलेक्ट नहीं हो रहा होता। उसकी वजह ये है कि जिनमें फिल कलर नहीं है वो सिर्फ स्ट्रोक से सिलेक्ट होंगे। तो या तो आप यूँ ताक के स्ट्रोक कलर पे निशाना बांधें या आप यूँ हल्का सा इसके गिर्द यूँ ड्रैग करके इसको इसके गिरफ्त में ले आएँ। सो ये दो तरीके हैं हमारे पास सिर्फ स्ट्रोक कलर वाली चीज़ को सिलेक्ट करने के। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गए हम। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इसमें आज और बताना चाह रहा हूँ। फ़र्ज़ करें मुझे किसी भी टाइम अपनी किसी ऑब्जेक्ट पे जूम करना है, उसको बड़ा करके देखना है। इसकी मैं शेप थोड़ी नॉर्मल कर देता हूँ, बल्कि इसको मैं प्रॉपर रेक्टेंगल बना देता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे ख़त्म कर देते हैं फ़िलहाल। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर मुझे अपनी किसी भी शेप के ऊपर जूम करना है तो जूम करने के भी हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको जूम टूल कहते हैं। इसका शॉर्टकट भी बता रहा है Z। मैं कीबोर्ड से Z प्रेस करूँगा, मेरे पास जूम टूल आ जाएगा। मुझे जितने एरिया को जूम करना है मैं उतने एरिया के गिर्द क्लिक एंड ड्रैग करूँगा और ये जूम हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, और अगर जूम आउट करना है तो फिर मैं इस पर आल्ट का बटन, जूम टूल लिए हुए ही आल्ट का बटन प्रेस करूँगा और क्लिक करूँगा तो ये जूम आउट हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने कीबोर्ड से X दबाया तो फिल कलर ऊपर आ गया और मैंने इसका फिल कलर रेड कर दिया। अच्छा जी, एक तरीका तो ये है कि मैं Z दबा के जूम टूल लूँ, जूम करूँ, आल्ट दबा के जूम आउट करूँ, फिर अपना कीबोर्ड जो भी मैंने टूल यूज़ करना है, लेट्स सपोज़ मुझे रेक्टेंगल टूल यूज़ करना है, मैं M प्रेस करूँ और आगे काम जारी कर दूँ। दूसरा तरीका ये है कि मुझे जूम टूल को यहाँ से ज़हमत देने की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट इज़ द इफ़ेक्टिव वे। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है, प्रोफेशनल और स्पीडी तरीका है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस को प्रेस करते हैं। आपने देखा मैंने जैसे ही कंट्रोल और स्पेस को प्रेस किया मेरे पास स्क्रीन पे वक्ती तौर पे जूम टूल आ गया। वक्ती तौर मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आप अगर टूल बार में नज़र दौड़ाएं तो मेरे पास जूम सिलेक्टेड नहीं है, बल्कि शेप टूल, वो रेक्टेंगल वाला टूल ही सिलेक्टेड है, जबकि स्क्रीन पे जूम आ गया है। ये जूम कैसे आया है? कंट्रोल और स्पेस के थ्रू। कंट्रोल और स्पेस प्रेस किया, जूम टूल आ गया, मैंने इसके ऊपर ड्रैग किया, शेप जूम हो गई, इसको छोड़ दिया, अब वापस मेरे पास रेक्टेंगल टूल ही मौजूद है। ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया। चलें फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मैं अपने मौजूदा टूल जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उस टूल को छोड़े बगैर भी जूम कर सकता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड स्पेस। जैसे ही कंट्रोल स्पेस छोड़ा टूल वापस आ गया। तो मैं जूम आउट करने के लिए फिर क्या करूँगा, कंट्रोल आल्ट एंड स्पेस। देखिए मैंने जैसे ही कंट्रोल और स्पेस दबाया था, मैं कैसे ही आल्ट दबाया तो ये प्लस की बजाय बीच में माइनस का साइन आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करके जूम आउट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। मैं यहाँ इसमें लिख भी देता हूँ। इसको हम कहते हैं टॉगल करना, कि हमने वक्ती तौर पे इसको ऑन ऑफ कर दिया। टॉगल जूम टूल CTRL कंट्रोल स्पेस। ठीक हो गया। और फॉर जूम आउट कंट्रोल आल्ट स्पेस। सही हो गया। जूम इन करने के लिए कंट्रोल स्पेस और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल आल्ट स्पेस। आई होप यहाँ तक हम क्लियर हो गए। सो आगे बढ़ते हैं। मैं इस पर जूम फिर से करने जा रहा हूँ। अब आपको अगला टूल बताने जा रहा हूँ। अब जूम कर लिया, इसके साथ आपको याद होगा साथ में एक रेड कलर का रेक्टेंगल भी बना है। अब मुझे उस रेड कलर के रेक्टेंगल की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पे अगेन मेरे पास एक टूल मौजूद है। मैं अपने कीबोर्ड से सिंपली स्पेस का बटन प्रेस करूँगा तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक हाथ बना आ गया है। इसको हम हैंड टूल बोलते हैं इलस्ट्रेटर की ज़बान में। मैं अपनी स्क्रीन पे स्पेस
अपने कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करूँगा, मेरे पास स्क्रीन पे वक्ती तौर पे हैंड टूल आ जाएगा। मैं ऐसे माउस को क्लिक करके ड्रैग करूँगा और राइट लेफ़्ट या ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ जहाँ मुझे जाना है। मतलब मुझे यहाँ पे ये इसके थ्रू या इसके थ्रू मूव करने की ज़रूरत नहीं, ये ज़रा मुश्किल काम है, टाइम कंज्यूमिंग है। ये हैंड टूल आसान है। तो और जैसे ही आप हैंड टूल छोड़ेंगे आपके पास अपनी शेप टूल वापस आ जाएगी, आप अपना कोई भी काम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, जूम के अलावा जूम के मैं एक दो शॉर्टकट्स और भी आपको लिख देता हूँ। जूम टूल का एक शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस। मैंने किसी भी शेप को अगर सेलेक्ट किया हुआ और अगर मैं कंट्रोल प्लस करूँगा तो वो उस शेप के ऊपर जूम इन करेगा। या अगर मैं ख़ाली स्क्रीन के ऊपर हूँ, कहीं भी कोई शेप सेलेक्ट नहीं की और मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो भी वो जूम इन कर जाएगा। और जूम आउट करने के लिए है कंट्रोल माइनस। ठीक हो गया। जूम इन का एक और शॉर्टकट है CTRL प्लस और जूम आउट का है CTRL माइनस। इसके अलावा एक और शॉर्टकट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिट टू स्क्रीन। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल 0। ठीक है जी। फिट टू स्क्रीन क्या होता है अभी आपको दिखा देते हैं। कंट्रोल 0 प्रेस किया और आप देख सकते हैं कि आपका आर्ट बोर्ड बिल्कुल आपकी स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से वापस फिट हो गया है। मतलब सब कुछ आपको आर्ट बोर्ड पे जो कुछ था सब इसने दिखा दिया है। सो कंट्रोल 0 इज़ फिट टू स्क्रीन। और इसी तरह हमने बात की, अगर हमने जूम किया हुआ है और हमें मूव करना है कहीं तो हम स्पेस बार दबा के हैंड टूल ले आएंगे। तो वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस बार से आएगा। ठीक हो गया जी। आई होप यहाँ तक आप क्लियर हो गए हैं। इन शॉर्टकट्स की आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी इन शॉर्टकट्स के साथ। अच्छा, हैंड टूल की वैसे जो लोकेशन है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ मौजूद है ये जूम टूल के अंदर। तो आप जूम टूल मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि जिस टूल के साथ ये छोटा सा ये ट्रायंगल सा बना होता है, दैट मीन्स कि अगर मैं उस टूल पे राइट क्लिक करूँगा या लेफ़्ट क्लिक से ही थोड़ा लॉन्ग प्रेस करूँगा तो वो सारी टूल्स की फैमिली मेरे सामने आ जाएगी। तो ये हैंड टूल जो है ये जूम टूल का ही कज़न है और ये आपको जूम टूल के अंदर ही मिल जाएगा। सो आई होप हम यहाँ तक क्लियर हो गए। कंट्रोल 0 दबाते हैं, फिट टू स्क्रीन। अच्छा, इसके अलावा एक टूल आपको मैं और बताता चलूँ। लेट्स सपोज़ मैंने ये 4 शेप्स बनाई हैं और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे ख्याल आता है नहीं यार, ये मैंने डिलीट करके ज़्यादती की है, वो जो मुझे शेप्स मैंने डिलीट की थी वो मुझे वापस चाहिए। तो मैं कंट्रोल Z दबाऊँगा। कंट्रोल Z क्या करता है? कंट्रोल Z स्टैंड्स फॉर अनडू। जो हमने लास्ट स्टेप्स किए होते हैं ना, उन स्टेप्स को ये ख़त्म कर देता है। लेट्स सपोज़ मैंने लास्ट क्या किया था, मैंने इनको डिलीट किया था, तो इसने उस डिलीशन वाले स्टेप को अनडू कर दिया, उस डिलीशन को ख़त्म कर दिया और चीज़ें वापस ले आया। तो कंट्रोल Z इज़ फॉर अनडू। अच्छा, अगर मुझे अब एहसास होता है कि यार ये मैंने अनडू तो कर दिया लेकिन मैंने ज़्यादा अनडू कर दिया है, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी, तो अब मुझे अनडू को वापस करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या किया था, 3 शेप्स को डिलीट किया, एक बार डिलीट, दूसरी बार डिलीट, तीसरी बार डिलीट। अब कंट्रोल Z उस डिलीशन को अनडू करेगा। अनडू का मतलब होता है, डू का मतलब करना, अनडू का मतलब यानी कि उस डूइंग को ख़त्म कर देना। तो मैंने व्हाट आई डिड वाज, मैंने क्या किया था, मैंने डिलीट किया था, तो कंट्रोल Z उस डिलीशन को ख़त्म कर देगा, चीज़ वापस आ गई। एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार मैंने कंट्रोल Z किया। ठीक है, ये याद रखिएगा 3 बार किया। लेकिन अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ये शेप मुझे वापस नहीं चाहिए थी, तो मैं वहीं से अपने कीबोर्ड से दोबारा कंट्रोल शिफ्ट और Z दबाऊँगा। कंट्रोल शिफ्ट Z क्या करेगा, रीडू कर देगा। मतलब जो मैंने अनडू किया हुआ था उस अनडू को ख़त्म कर देगा। कंट्रोल शिफ्ट Z रीडू के लिए इस्तेमाल होता है।
ये बल्कि मैं सारे सीक्वेंस में ही लिख देता हूँ। अनडू कंट्रोल Z, कंट्रोल शिफ्ट Z। ठीक हो गया जी। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे एक लिस्ट आ रही है अभी तक जितने हमने शॉर्टकट्स किए हैं। ये लेफ़्ट साइड पे वो एक्शंस हैं और राइट साइड पे सारे शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं जो ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। सो आगे चलते हैं। एक और शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। कल हमने सिलेक्शन की बात की थी कि अगर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, या तो मैं एक पे क्लिक करूँगा, फिर शिफ्ट दबा के दूसरे पे क्लिक और फिर शिफ्ट दबा के तीसरे पे क्लिक, तो ये मल्टीपल सिलेक्शंस हो जाएगी। या मैं इनके गिर्द ये बॉक्स बना दूँगा माउस को क्लिक करके, लेकिन याद रखिएगा ये सिलेक्शन टूल मेरा स्क्रीन पे सिलेक्ट होना चाहिए, तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मुझे अपनी स्क्रीन पे मौजूद सब कुछ सिलेक्ट करना है तो फिर एक शॉर्टकट और है कंट्रोल A। कंट्रोल A स्टैंड्स फॉर सेलेक्ट ऑल, ये सारों को सिलेक्ट कर देता है। सेलेक्ट ऑल, इसका शॉर्टकट है CTRL A, कंट्रोल A। ठीक हो गया जी। सेलेक्ट ऑल करते हैं और डिलीट कर देते हैं, ये जो आपने करना है कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक शेप और बना रहा हूँ। आज हम एक और टूल देखने जा रहे हैं, सिलेक्शन टूल के साथ ही मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा, सिलेक्शन टूल बेसिकली हमारा पाथ सिलेक्शन टूल होता है। ये जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरे पाथ को यानी पूरी शेप को सिलेक्ट कर देता है। आपको याद होगा हमने बिल्कुल पहली वीडियो में बात की थी कि ये जो वेक्टर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इलस्ट्रेटर में वेक्टर ऑब्जेक्ट्स पे हम काम करते हैं, और जो वेक्टर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये पाथ बेस्ड होते हैं। इनमें डॉट्स और लाइंस बनी होती हैं, उसके डॉट्स और लाइंस के थ्रू ये बनते हैं, और डॉट्स और लाइंस को हम बेसिकली सारी शेप को हम कहते हैं कि ये एक पाथ से बनी हुई है। सो सिलेक्शन टूल बेसिकली पूरे पाथ को सिलेक्ट कर देता है और उसके बाद मैं उसको मूव कर सकता हूँ या जो भी मैंने इसके साथ परफॉर्म करना है। इसी तरह मेरे पास एक और टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये सिलेक्शन के साथ वाइट एरो है। जब भी आपने अपनी शेप को सिलेक्ट करना है, पूरी शेप को कहीं मूव करना है, रोटेट करना है, रीसाइज करना है, देन आप सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करेंगे। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कब इस्तेमाल होगा? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जनाब इस्तेमाल होगा अगर आपने अपने पूरे पाथ पे किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज, अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक बॉक्स मौजूद है, रेक्टेंगल मौजूद है, इसमें एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर। यहाँ पे बेसिकली इसने पॉइंट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे इसने लाइंस लगाई हुई हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में ये एक लाइन है, फिर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये लाइन है, फिर यहाँ से यहाँ तक लाइन है और यहाँ पे ये पॉइंट है, फिर यहाँ से यहाँ तक लाइन है और यहाँ पे ये पॉइंट्स, मतलब 4 पॉइंट्स इसमें लगे हुए हैं। तो जो, और आप देख रहे हैं मैं जैसे ही माउस को लेके यहाँ पे आ रहा हूँ तो ये इसको बता भी रहा है ऊपर कि ये एंकर। सो ग्राफिक्स की ज़ुबान में, एडोब इलस्ट्रेटर की ज़बान में, ये जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये अपनी लाइंस बेंड हो रही होती हैं, इन पॉइंट्स को एंकर पॉइंट्स कहा जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एंकर पॉइंट्स। तो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, वो किसी भी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर सकता है। अब आप देख सकते हो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक किया यहाँ पे, तो ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो गया। इसका कलर थोड़ा आप देख रहे हैं डार्क ब्लू सा हो चुका हुआ है, बाकियों का कलर ज़रा वाइटिश ही है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। इसका कलर डार्क ब्लू हो गया, दैट मीन्स कि इसने इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर दिया है। मैं इस एंकर पॉइंट को अब क्लिक करके अब मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एंकर पॉइंट मूव हुआ है, बाकी शेप मूव नहीं हुई। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली क्या करता है, ये एंकर पॉइंट्स को मूव करता है, मतलब सेलेक्ट करता है। किसी भी एक एंकर पॉइंट को आप क्लिक कर लें और फिर उसके बाद आप उसको मूव कर लें। ये देखिए। अच्छा, ये मैं इसको अनडू कर रहा हूँ कंट्रोल Z दबा के ताकि ये वापस आ जाए। फिर से अनडू करते हैं, ये ओरिजिनल शेप पे वापस आ गए। सो देखा अनडू का फ़ायदा, मैंने लास्ट जितने स्टेप्स किए थे मैंने उनको अनडू किया और मैं वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया। अच्छा जी, ये जो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करे, ये कोई से 2 एंकर पॉइंट्स को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। मैं क्या करूँगा, सिंपली वही जिस तरह हम सिलेक्शन टूल से करते थे, क्लिक करके
2 एंकर पॉइंट से गेट द एक बॉक्स बना दूंगा। अब ये 2 एंकर पॉइंट्स मेरे पास सेलेक्ट हो गए हैं। अब ये 2 एंकर पॉइंट्स मूव होंगे। सी, फिर से अंडू करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैं शिफ्ट दबा के कोई से 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ। एक ये एंकर पॉइंट क्लिक किया, शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक किया, ये 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो गए। अब ये दोनों एंकर पॉइंट सिर्फ मूव हो रहे हैं, ये देखें। सो देयर यू गो। कहने का मकसद यह है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करता है। सो ये था हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसका शॉर्टकट होता है ए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। सही हो गया। अच्छा जी, अब हम इन शेप्स को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। शेप्स की कॉपी किस तरह बनानी है इसको देखते हैं। मैंने ये एक शेप बनाई। अब लेट्स सपोज मैंने इसकी कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के लिए हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स मौजूद हैं। कंट्रोल सी जो है दैट इज़ द शॉर्टकट फॉर कॉपी। मैंने कंट्रोल सी दबाया, इसकी कॉपी बन गई। और अब कॉपी बनाने का मकसद क्या है कि मैं यही शेप अपनी स्क्रीन पर दोबारा चाह रहा हूँ, तो फिर कंट्रोल वी प्रेस करूँगा। कंट्रोल वी इज़ द शॉर्टकट फॉर पेस्ट। कंट्रोल वी प्रेस किया, उसने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, कंट्रोल वी हमारे पास क्या करता है मैं अभी आपको बताता हूँ। मेरा आर्ट बोर्ड देखें वहाँ पे है। फिर से मैं कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूँ कॉपी बनाने के लिए। अच्छा, कंट्रोल सी आपको बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने एक बार कंट्रोल सी प्रेस कर दिया तो उसकी कॉपी बन जाए। अब आप जितनी बार कंट्रोल वी प्रेस करेंगे वो उतनी बार उसको पेस्ट करता रहेगा। अच्छा, अब कंट्रोल वी से देख रहे हैं एक चीज़ हो रही है। जब मेरा आर्ट बोर्ड यहाँ पे था तो ये इधर पेस्ट कर रहा है। अब जब मेरा आर्ट बोर्ड साइड पे है तो ये यहाँ पेस्ट कर रहा है। तो बेसिकली कंट्रोल वी जो है ये पेस्ट करता है इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपी CTRL-C और पेस्ट टू सेंटर ऑफ स्क्रीन CTRL-V। कंट्रोल V जो है ये पेस्ट करेगा टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ये तो एक शॉर्टकट हो गया। समटाइम्स हमें एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो फिर मैं क्या करूँगा। अगेन कॉपी बनाने के लिए तो मैं कंट्रोल C इस्तेमाल करता हूँ। मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल C प्रेस कर दिया। अब मैं कंट्रोल कंट्रोल F प्रेस करने जा रहा हूँ। कंट्रोल F, ये मैंने कंट्रोल F प्रेस किया। बज़ाहिर आपको कुछ भी नज़र नहीं आया स्क्रीन पे। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि कंट्रोल F स्टैंड्स फॉर फ्रंट। कंट्रोल F पेस्ट इन फ्रंट करता है, मतलब जो मैंने शेप कॉपी की है उसी के ऊपर, उसी के आगे सेम उसी शेप को पेस्ट कर देगा। तो चूंकि मैंने ये सियान कलर का डब्बा कॉपी किया था इस साइज़ का, उसी को मैंने कंट्रोल F किया तो सेम उसके ऊपर ये पेस्ट हो गया, इसलिए आपको नज़र नहीं आया। लेकिन अभी देखें, मैं इसको उठा के लेके जाऊँगा तो आपको नज़र आएगा ये इसने कॉपी बना दी हुई थी उसकी। मैं रिपीट करता हूँ उसको। कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल F पेस्ट इन फ्रंट। ये देखें मैं इसको छोटा कर रहा हूँ और अगर इसका कलर चेंज करूँ तो आपको नज़र भी आएगा। ये देखें इसने कॉपी की हुई थी, मैंने उस कॉपी को छोटा किया और उसका कलर भी चेंज कर दिया। फिर से इसको करते हैं कंट्रोल C कंट्रोल F, येलो कलर कर देते हैं चलें ताकि क्लियरली डिफरेंस नज़र आए। सी, तो अगर आपको इस किस्म की शेप्स बनानी है तो इसके लिए आपके पास कंट्रोल C और कंट्रोल F बहुत यूज़फुल चीज़ है। कंट्रोल F को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पेस्ट इन फ्रंट, ये बड़ा ही होता जा रहा है माशाल्लाह। कंट्रोल F, स्क्रीन से बाहर ना निकल जाए, बाकी खैर है। पेस्ट इन फ्रंट कंट्रोल F, ठीक हो गया। सो हम ज़्यादातर वैसे कंट्रोल F यूज़ करते हैं। एक और भी है पेस्ट बिहाइंड, दैट इज़ कंट्रोल B। ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं।
ये मैंने एक सर्कल बनाया, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। अच्छा, अब उसने इसके पीछे इस सर्कल को पेस्ट कर दिया है और सिलेक्ट भी कर दिया हुआ है। मैं कलर चेंज करूँगा, देखें इस सर्कल का कलर चेंज नहीं हुआ, तो फिर किसका कलर चेंज हुआ है? जो सर्कल इसके पीछे पेस्ट हुआ था उसका। अब ये देखें, मैं इसको रीसाइज करूँगा तो आपको वो नज़र आएगा। दैट्स इट, टाडा। सो कंट्रोल बी पेस्ट इन बिहाइंड। वैसे नॉर्मली हम कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से काम चला लेते हैं। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ और नोट की होगी, मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कर रहा हूँ, कॉपी एंड पेस्ट इन फ्रंट। अब इस रेड कलर के सर्कल को मैंने छोटा करना है। हमने अगेन बात की थी लास्ट वीडियो में कि अगर मैं इसको ऐसे ही छोटा कर दूंगा तो इसकी आस्पेक्ट रेशियो या इसकी प्रोपोर्शंस ख़राब होंगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट दबाऊँगा ताकि ये सर्कल की हालत में ही छोटा हो। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ आप देख रहे हैं, अभी मैं जब शिफ्ट दबा रहा हूँ तो ये ऊपर से नीचे। हमने लास्ट टाइम शेप्स ड्रॉ करते हुए ये बात की थी कि अगर आप आल्ट दबाएंगे तो शेप चारों तरफ को फैलेगी बनाते हुए। तो इसी तरह अगर मैं छोटे करते हुए भी अपने कीबोर्ड से आल्ट दूंगा, शिफ्ट तो मैंने इसलिए दबाया कि ये सर्कल ही कायम रहे, ऐसे आड़ा तिरछा ना हो जाए। तो शिफ्ट ने तो इसकी प्रोपोर्शंस को कंस्ट्रेन करके रखा है, टाइट करके रखा हुआ है इसको, ठीक है। आल्ट दबाने से क्या होगा, ये चारों तरफ को छोटा हो जाएगा। मतलब मैंने इस वक्त शिफ्ट और आल्ट दोनों प्रेस करके रखे हुए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ये पॉइंट जहन में बिठा लीजिएगा प्लीज़, कि शिफ्ट इसकी प्रोपोर्शंस को मेंटेन करने के लिए है कि ये सर्कल ही रहे, आड़ा तिरछा ना हो जाए। और आल्ट जो इस वक्त दबाया वो इसलिए दबाया कि ये चारों तरफ को सुकड़ जाए, ये चीज़ ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैंने इसको बड़ा करना है तो चारों तरफ से बड़ा करना है तो एक तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा ताकि सर्कल ही रहे, और साथ में आल्ट प्रेस करूंगा ताकि ये चारों तरफ को बड़ा हो जाए। दैट्स इट। फिर से इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़, फिर से एक येलो कलर ले लेते हैं और इसको छोटा कर देते हैं। दैट्स इट। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़, रेड कलर लेते हैं, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। दैट्स इट। सी, इस किस्म के डिज़ाइन अगर आपको बनाने हैं तो कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़ और आल्ट के साथ रीसाइज़ करना आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, आप इनको लाजमी ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो देख के बज़ाहिर तो समझ आ जाती है कि हाँ ठीक है, आल्ट प्रेस करने से ये हो जाएगा, कंट्रोल सी से ये हो जाएगा, लेकिन जब तक आप अपने हाथों से उसको ख़ुद परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक ये इसका आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपका स्किल प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा। एनीवेज़, मैं इनको डिलीट करता हूँ। कॉपी बनाने का एक तरीका आपको और बताता चलूँ। नाउ दैट इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग वे। मैंने एक एलिप्स बनाया, सर्कल, सिलेक्शन टूल लिया वी शॉर्टकट के थ्रू। अब मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करूंगा तो आप स्क्रीन पे देखिएगा कि क्या हो रहा है। मैंने जैसे ही आल्ट प्रेस किया, आप देख रहे हैं मेरे सिलेक्शन टूल जो है ये दो रंग का हो गया है, ब्लैक एंड वाइट। अब मैं आल्ट दबा के अपने माउस को ड्रैग करूंगा तो ये इसकी कॉपी निकलनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही मैं माउस को, अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, मैं माउस को पहले छोड़ूंगा। मैंने जैसे ही माउस को छोड़ा, अब मैं आल्ट को छोड़ दूंगा और ये इसकी कॉपी बन गई। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूं और आल्ट दबा के इसे नीचे ले आऊं तो इन दोनों की कॉपी बन जाएगी। अच्छा, इसमें ये हो रहा है कि मैं जैसे ही अपना माउस को थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ, अगर मेरा माउस थोड़ा सा हिलता है तो ये कॉपी भी थोड़ी राइट लेफ़्ट हो जाती है। मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इसके नीचे इसकी सीध में कॉपी बने, माउस हिलने से ये ज़्यादा हिले ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं साथ शिफ्ट प्रेस करूँगा। शिफ्ट क्या करता है, चीज़ों को काबू करके रखता है। तो मैंने जैसे ही शिफ्ट प्रेस किया, अब मेरा माउस थोड़ा राइट लेफ़्ट हो भी रहा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा इतना ही, जैसे मूव करते समय ज़ाहिर है इतना ही हमारा हाथ हिलता है, तावक्त ये कि मैं ख़ुद ज़्यादा इसको खींचूँ ना। तो अगर मेरा हाथ थोड़ा सा हिल भी जाता है तो ये आप देख सकते हैं कि सर्कल्स अपनी जगह से नहीं हिल रहे, ये वहीं पे कायम है, सीधे उसकी सीध में ही आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों की कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करें, किसी भी शेप को, आल्ट दबाएं, उसको ड्रैग करें, उसकी कॉपी बन जाएगी। सी, तो ये था कॉपी बनाने का एक और तरीका। अब हम अगली सेटिंग की तरफ जाते हैं, दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अरेंजमेंट क्या होती है, अभी देख लेते हैं। 1 2
3 और 4 बॉक्सेस बना लिए हैं मैंने, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे आगे मेरे पास रेड वाला बॉक्स मौजूद है। मैं राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पे अरेंज मुझे नज़र आ रहा है। अगर मुझे इस रेड बॉक्स को पीछे लेके जाना है इस ब्लू बॉक्स के, तो मैं क्या करूँगा, अरेंज पे आऊँगा और सेंड बैकवर्ड पे क्लिक किया। ये देखें, ये सियान के पीछे चला गया और ग्रीन के आगे एक स्टेप पीछे चला गया। ठीक है, फिर से अगेन राइट क्लिक, अरेंज, सेंड बैकवर्ड, अब वो ग्रीन से भी पीछे चला गया। राइट क्लिक, अरेंज, सेंड बैकवर्ड, अब वो सबसे पीछे चला गया। इसी तरह अगर मुझे इसको येलो से आगे लेके आना है, एक स्टेप आगे, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग फॉरवर्ड, एक स्टेप आगे आ गया। राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग फॉरवर्ड, दूसरा स्टेप आगे आ गया। अरेंज, राइट, ब्रिंग फॉरवर्ड, फिर आ गया। और अगर मैं इसको एक ही स्टेप में मतलब चाह रहा हूँ कि सीधी डायरेक्ट छलांग मार के येलो से पीछे चला जाए, फिर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। अच्छा, ये आप देख सकते हैं इनके साथ इनके ये शॉर्टकट्स भी मौजूद हैं। ठीक है ना, अगर आप अपने काम को स्पीडी करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट्स याद कर लीजिए ये। ठीक है, पहले वैसे मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप एक बार माउस के थ्रू इनको प्रैक्टिस कर लें और फिर उसके बाद इनके शॉर्टकट्स भी याद कर लें। ये राइट और लेफ़्ट ब्रैकेट जो है आगे लाने के लिए है और लेफ़्ट ब्रैकेट जो है वो पीछे भेजने के लिए है। अच्छा, सेंड टू बैक, ये एक ही हल्ले में, एक ही छलांग में उसको उठा के सबसे पीछे भेज देगा। सिमिलरली अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट, ये क्या करेगा, ये एक ही छलांग में उसको उठा के सबसे आगे ले आएगा। तो ये हमारे पास कहलाती है अरेंजमेंट। सो आई होप कि हमने इसको अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। ये कॉन्सेप्ट आगे कई जगहों पे यूज़ होने वाला है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको बता दिया है। अच्छा जी, अरेंजमेंट भी हो गई हमारे पास। अब हमारे पास जो अगला टास्क है दैट इज़ कॉल्ड अलाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। अलाइनमेंट क्या होती है, लेट्स सपोज मैंने ये चार चीज़ें बना दी हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये चारों चीज़ें ज़रा ऊपर नीचे बनी हुई हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये सब एक ही लाइन में आ जाएं। मैं क्या करूँगा, मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ ऊपर जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास मुख्तलिफ़ तरह के डिस्प्लेज आ गए हैं। समटाइम्स ये होता है कि ये डिस्प्ले इस तरह नहीं आ रहे होते, बल्कि यहाँ पे अलाइन, ALIGN, अलाइन लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो खैर दोनों सिचुएशंस में जो भी ऑप्शन आपके पास आए आप इन्हें क्लिक करें। अगर अलाइन लिखा, जैसे ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ, इस तरह अलाइन भी लिखा आ रहा होता है, तो मैं उस अलाइन पे क्लिक करूँगा तो यही चीज़ें मेरे सामने आ जाएंगी। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, एक अलाइनमेंट और एक डिस्ट्रीब्यूशन। अभी फ़िलहाल हम अलाइनमेंट तक स्टिक करेंगे आज के टॉपिक में। डिस्ट्रीब्यूशन की हमें कोई बहुत लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं पड़ती। इन केस अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको वहाँ पे टच कर लेंगे जब आगे इंशाल्लाह कहीं ज़िक्र आएगा। अलाइनमेंट ज़रा इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। ये मेरे पास मुख्तलिफ़ अलाइनमेंट, ये जो पहले 6 ऑप्शन हैं ना, ये अलाइनमेंट के, आप इनको पहचान लीजिए। ठीक हो गया। अब अलाइनमेंट में मेरे पास क्या चीज़ें हैं, ये सब मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं और मैं इनको चाह रहा हूँ कि वर्टिकली ये बराबर हो जाएं। अभी ये वर्टिकली ऊपर नीचे हैं, तो ये मेरे पास वर्टिकल अलाइनमेंट है 1 2 3। अब एक है मेरे पास वर्टिकल अलाइन बॉटम। बॉटम का क्या मतलब है कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इन सबको सेलेक्ट किया तो ये सिलेक्शन बन गई है, इनके गिर सिलेक्शन बॉक्स आ गया है। ठीक है, ये सिलेक्शन बॉक्स का हम कहते हैं जी फर्श है बॉटम, ये छत यानी कि टॉप हो गई, और ये है सेंटर या मिडल। अब मैं अगर अलाइन टू बॉटम करता हूँ, वर्टिकल अलाइन बॉटम, तो ये क्या होगा, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स उठ के मेरी सिलेक्शन के फर्श पे आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास होती है अलाइनमेंट। मैं इसको अनडू कर रहा हूँ ताकि हम इसके दूसरे ऑप्शंस भी देख सकें। अनडू अगेन, कंट्रोल Z, जैसा कि हमने जिक्र किया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वर्टिकल अलाइन टॉप, तो अब क्या होगा, ये सारे ऑब्जेक्ट्स सिलेक्शन की छत को जाके छू लेंगे। ठीक हो गया जी। फिर से अनडू करता हूँ,
तीसरा ऑप्शन देखते हैं, वर्टिकल अलाइन सेंटर। ये क्या करेगा, मेरे इस सिलेक्शन के सेंटर में इन सब के सेंटर्स को बराबर कर देगा। टाडा, ठीक हो गया। ये थी हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट। इसी तरह एक होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होती है, जैसे मैंने फिर से ये 4 चीज़ें बना ली हैं। अगेन ये चारों चीज़ें बराबर नहीं है हॉरिजॉन्टली, इन्हें क्लिक करूँगा। ये पहली 3 मेरे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की हैं, इस पर क्लिक किया तो अलाइन लेफ़्ट, तो ये क्या करेगा, मेरी इस सिलेक्शन की लेफ़्ट साइड पे सबको बराबर कर देगा। ठीक है जी। अलाइन राइट, सबको राइट पे ले आएगा। और अलाइन सेंटर, सिलेक्शन के सेंटर में इन सबको अलाइन कर देगा। सही हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ आप लोग काइंडली जहन में रखिएगा, ये जो हमारी अलाइनमेंट हो रही थी, ये अलाइनमेंट हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू सिलेक्शन के। जब हम इनको सेलेक्ट करते थे तो हमारी इस सिलेक्शन के हिसाब से अलाइनमेंट हो रही थी। एक और तरह की अलाइनमेंट भी होती है, दैट इज़ अलाइनमेंट आर्ट बोर्ड के मुताबिक होती है। वो किस तरह, जैसे मैंने एक ये डब्बा बनाया, एक ये डब्बा बनाया और एक ये डब्बा बनाया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये तीनों डब्बे जाके सीधा हमारे आर्ट बोर्ड की छत को टच कर लें। अब 2 तरीके हैं, एक तो मैं इन डब्बों को उठा उठा के घसीटता फिरूँ, सॉरी, ठीक है। लेकिन दूसरा और आसान तरीका मेरे पास क्या है, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। अब ये देखें, ये अलाइन यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इस पर अलाइन पे क्लिक करता हूँ, ये अलाइन ऑब्जेक्ट्स का पैनल मेरे सामने खुल गया है। अच्छा, ये ऑप्शन आप देख रहे हो अलाइन टू सिलेक्शन की, ये वो ऑप्शन थी जब हमारे पास वो नॉर्मल यहाँ पे शो हो रहा होगा तब भी ये आपको बटन नज़र आएगा, अलाइन टू सिलेक्शन। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अलाइन टू सिलेक्शन के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो ये अलाइन टू सिलेक्शन के बाद मेरे पास एक ऑप्शन है अलाइन टू आर्ट बोर्ड की। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसकी शक्ल चेंज होगी, है आर्ट बोर्ड टूल जैसे ये था वैसा यहाँ बना हुआ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, वर्टिकल लाइन टॉप करूँगा तो देखें ये सारे के सारे हमारी आर्ट बोर्ड की टॉप साइड पे चले गए हैं। सिमिलरली वर्टिकल लाइन बॉटम, तो ये सब के सब मेरे आर्ट बोर्ड के बॉटम पे चले गए हैं। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि मैं इन सबको लेफ़्ट पे ले जाऊँ तो फिर क्या है, वही बात, एक तो मैं इनको उठा के लेके जा सकता हूँ। अगर मैं अलाइन यूज़ करूँगा तो फिर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ़्ट विद आर्ट बोर्ड, याद रखिएगा अभी हम आर्ट बोर्ड की अलाइनमेंट का जिक्र कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ़्ट, अब क्या हुआ है, उसने हर एक ऑब्जेक्ट को उठा के लेफ़्ट अलाइन कर दिया है। तो इसके लिए बेहतर तरीका तो यही है कि आप या फिर इन तीनों को सिलेक्ट करें और उठा के ले जाएं आर्ट बोर्ड पे। इस तरह लेके जाना एक्चुअली आसान है, वरना दूसरा तरीका हमारे पास फिर क्या है कि आप इनको ग्रुप बना लें। हमने ग्रुपिंग की बात की थी, राइट क्लिक करके ग्रुप कर लें। जब आप इनको ग्रुप कर लेंगे, अब आप इसको हॉरिजॉन्टल, ये देखें ये ऑप्शन यहाँ पे आ गई है अलाइन टू आर्ट बोर्ड वाली, यहीं पे अलाइन टू सिलेक्शन की ऑप्शन आपको इस तरह नज़र आएगी, जो आपने लेनी होगी, हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो ऑप्शन ले लेंगे। अब मैंने इनको चूँकि ग्रुप कर लिया हुआ है, अब जब मैं अलाइन लेफ़्ट करूँगा तो ये पूरा ग्रुप एज इट इज़ अलाइन लेफ़्ट होगा। वो हर ऑब्जेक्ट अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं बनाएगा, वो ग्रुप के साथ ही जाके मूव होगा। लाइन राइट, ठीक हो गया। लाइन टॉप, अच्छा अब चूँकि ये ग्रुप बन चुका हुआ है तो अब वही बात है कि ये अपने ग्रुप के सबसे बड़े एलिमेंट के हिसाब से अलाइन होंगे। तो अब इसलिए अगर आपने इनको टॉप अलाइन करना है तो फिर आपको इनको अनग्रुप करके टॉप अलाइन करना होगा। सी, तो ये बेसिकली अब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि आपने इसको टॉप अलाइन करना है, ग्रुप बना के सिलेक्ट करना है। ये जैसे कि अब जो जो आप काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका डिज़ाइन आपको खुद गाइड करता रहेगा, आपको खुद समझ आती रहेगी कि इस डिज़ाइन की क्या रिक्वायरमेंट है। अलाइनमेंट से हम काफ़ी अच्छे अच्छे काम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये 4 चीज़ें चाहिए, ये एक रेक्टेंगल मैंने बनाया इस कॉर्नर पे और मुझे ये चारों कॉर्नर्स पे चाहिए। मैं क्या करूँगा, इसको बना लिया, कंट्रोल C, कंट्रोल F, कॉपी पेस्ट इन फ्रंट, आर्ट बोर्ड वाली अलाइनमेंट हुई है और अलाइन राइट, सीधा ये देखें इधर आ गया। इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल C, कंट्रोल F,
अलाइन में गए, अलाइन बॉटम, तो वो जो ऊपर वाले दो थे वो नीचे आ गए। सिमिलरली कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़, एक मुझे सेंटर में चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़ कर दिया है, कॉपी एंड पेस्ट इन फ्रंट हो गया है, ये किया, इधर से सेंटर में आ गया, और साथ में फिर मैंने इसको वर्टिकली भी अलाइन कर दिया, मतलब मैंने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से अलाइन किया, तो ये आर्ट बोर्ड के सेंटर में आ गया। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इस वक्त मेरे पास यहाँ पे अलाइन टू आर्ट बोर्ड सिलेक्टेड है, अलाइन टू सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। अलाइन टू सिलेक्शन के अपने यूजेस हैं, अलाइन टू आर्ट बोर्ड के अपने यूजेस हैं। आई होप कि यहाँ तक आप क्लियर हो चुके होंगे। सो आगे चलते हैं। आगे मज़ीद भी हमारे पास अलाइनमेंट ही है। अलाइनमेंट में मेरे पास क्या चीज़ है, अलाइनमेंट का एक टूल दैट इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैंने एक एलिप्स बनाया और एक एलिप्स मैंने ऊपर ये बना दिया, ये दो एलिप्स बन गया। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला एलिप्स जो है इस एलिप्स के बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ठीक है। इसको हम कहते हैं की ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। की ऑब्जेक्ट क्या होती है कि मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, अब मैं इस बड़े वाले सर्कल को एक बार दोबारा क्लिक करूँगा। अच्छा, मैं शिफ्ट नहीं प्रेस कर रहा, शिफ्ट प्रेस करने से तो ये सिलेक्शन से निकल जाएगा। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और एक बार बड़े सर्कल को दोबारा क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं इसकी गेट देख डबल सिलेक्शन आ गई है। अब ये मेरा की ऑब्जेक्ट बन गया है। मैं यहाँ अलाइन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये बीच में एक चाबी बनी हुई आ गई है ऑटोमेटिकली। ये इसने इसको की ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये जो मेरा छोटा सर्कल है ये इस बड़े सर्कल के हिसाब से अलाइन होगा। ये देखें, अब ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर करूँगा तो क्या होगा, इसका सेंटर और इसका सेंटर जो अभी बराबर नहीं है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बराबर हो जाएंगे। ये सर्कल उठ के इस सर्कल के सेंटर में आ जाएगा। टाड़ा, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट करूँगा, फिर अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ ताकि ये की ऑब्जेक्ट बन जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन राइट, तो ये छोटा सर्कल बड़े सर्कल के राइट पे आ जाएगा। इसी तरह लेफ़्ट, अभी चूँकि की ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है तो ये लेफ़्ट भी हो जाएगा। सो अगर मुझे इस तरह करना है, दो ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल बराबर अलाइन करना है, तो मैं ये की ऑब्जेक्ट वाला काम भी कर सकता हूँ। अच्छा, इससे हम और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, यहाँ ले आया अंदर येलो कलर का। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, इसको की ऑब्जेक्ट बनाया, अलाइन पे आए और अलाइन टू टॉप, तो ये देखें एक शेप के अंदर दूसरी शेप बिल्कुल नीटली और अच्छे तरीके से अलाइन हो गई हुई है। ठीक है जी, ये शेप बनाई। एक बल्कि इसी शेप को हम कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़ करते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, शिफ्ट दबा के छोटा किया ताकि प्रोपोर्शंस बराबर रहें। इन दोनों को क्लिक किया, सेलेक्ट किया, अलाइन में आए, अलाइन राइट और ये वाला अलाइन सेंटर, ये देखें ठीक हो गया। तो ये मेरे पास एक शेप सी बन गई है। तो अलाइनमेंट इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को भी अरेंज करने के काम आती है की ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। अच्छा, अलाइनमेंट से रिलेटेड ही एक चीज़ आपको और बताता चलूँ। मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक एलिप्स बन चुका हुआ है। और इसी तरह अब देखें, मुझे इसी के नीचे एक एलिप्स और बनाना है, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये भी है। ये पिंक लाइंस आप देख रहे होंगे बनाते हुए अक्सर आ रही होती हैं। नाउ दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग लाइंस, दीज लाइंस आर कॉल्ड स्मार्ट गाइड्स। ठीक है जी। अच्छा, अरेंजमेंट के बाद हमने पढ़ा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट भी तीन तरह की हमने देखी, अलाइनमेंट विद आर्ट बोर्ड, अलाइनमेंट विद सिलेक्शन और अलाइनमेंट विद की ऑब्जेक्ट। अब हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट गाइड्स। ठीक है जी। स्मार्ट गाइड्स हमारे पास क्या होती हैं, ये जो पिंक कलर की लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। अब देखें, ये लाइन क्या बता रही है कि इस शेप का सेंटर ये है। अगर मैं आगे कोई शेप इसके सेंटर के हिसाब से बनाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये इसका सेंटर मिल जाएगा। इसी तरह मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ तो बता रही है कि जी ये इसकी टॉप। मैंने ये एक एलिप्स बनाया, एक रेक्टेंगल लेता हूँ और ये, अब अगर मुझे एक रेक्टेंगल बिल्कुल इसके बराबर में बनाना है तो ये काफ़ी सारा काम तो मेरा स्मार्ट गाइड्स ही कर देंगे। ये देखें। अच्छा, मैं स्क्वायर बना रहा हूँ शिफ्ट के साथ,
और जैसे हम बनाते हुए नीचे आऊँगा, ये देखें इसने ये नीचे वाली लाइन भी बता दी। और ये थोड़ा सा आप जब बनाएंगे तो आप फील करेंगे कि ये हल्का सा वहाँ आके स्नैप करता है। स्नैप का मतलब है कि वो हल्का सा एक आपको एक फीलिंग सी आएगी कि ये लाइन यहाँ पे क्लिक हो रही है। तो ये इसका टॉप और बॉटम दोनों बराबर हो गए। तो ये स्मार्ट गाइड्स हमारी काफ़ी हेल्प करती हैं। लेट्स सपोज इसी तरह हम सिर्फ इसको कॉपी सिर्फ ड्राइंग के टाइम पे नहीं, बल्कि अगर मैंने इसकी कॉपी बनानी है, देखें मैं आल्ट दबा के कॉपी बना रहा हूँ, तो ये देख रहे हैं ये इसका सेंटर और उसका सेंटर, अभी हल्का जैसे ही हिला है तो सेंटर टू सेंटर वाली लाइन गायब हो गई है। तो अगर मैं शिफ्ट दबा के रखूँगा तो सेंटर टू सेंटर वाली लाइन भी बरकरार रहेगी। और अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ये देखिए ये इस कॉर्नर के साथ, ये देखें तो इसने इसके ये दोनों एजेस भी इंटरसेक्ट कर दिया। आप गौर से स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको इंटरसेक्ट का लफ्ज़ लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें ये दोनों एजेस बिल्कुल बराबर हो गए हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास स्मार्ट गाइड्स भी काफ़ी हेल्प करती हैं चीज़ों को अलाइन और प्लेस करने में। सिमिलरली मैं एक एलिप्स बनाता हूँ, इसका फिल कलर ख़त्म कर देता हूँ, एक्स दबाया, स्ट्रोक कलर ऊपर आ गया, ठीक है जी, स्ट्रोक कलर के साथ कर रहे हैं। सिमिलरली एक एलिप्स ले रहा हूँ, अब मुझे एक एलिप्स बनाना है इसके सेंटर में। तो मैंने क्या किया, अच्छा बिल्कुल सेंटर में भी आऊँगा तो ये सिलेक्शन वाला टूल थोड़ी देर के लिए आ जाएगा, मैं थोड़ा सा सेंटर से दूर भी हो जाता हूँ तो शिफ्ट और आल्ट के साथ दबाऊँगा, बन गया है। लेकिन अब वही बात है कि ये उसके एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है। मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ और ये देखें ये इन दोनों के सेंटर्स भी मुझे इंटरसेक्ट कर देगा। ये इंटरसेक्ट आ रहा है, ये सेंटर्स इंटरसेक्ट हो गए, ठीक हो गया। अच्छा जी, सिमिलरली अब मुझे यहाँ पे एक बनाना है। तो ये देखें मैं जैसे ही लेके आता हूँ, मुझे स्मार्ट गाइड ने बताया कि यहाँ पे इसका एंकर है, यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट और आल्ट दबाया, ये सर्कल बन गया। फिर सिलेक्शन टूल लिया, इसकी कॉपी ली, ये यहाँ पे लाके इसका सर्कल का सेंटर इसके बॉर्डर पे प्लेस कर दिया। फिर इनको सेलेक्ट किया, आल्ट दबा के नीचे लेके आए और ये देखें ये फिर से मेरे इन सर्कल का सेंटर और मेरे उस स्क्वायर का जो कॉर्नर है वो बराबर हो गए। सी, तो ये हमारे पास स्मार्ट गाइड्स काफ़ी हेल्प करती हैं हमें चीज़ों को अलाइन करने में। बट इसका एक छोटा सा इशू ये होता है कि जैसे जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा होते जाते हैं, उनके एजेस और सेंटर्स ज़्यादा होते जाते हैं, तो वो स्मार्ट गाइड्स थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हैं। तो वहाँ पे फिर हमें अलाइनमेंट हेल्प करती है। तो समटाइम्स हम वैसे नॉर्मली हम स्मार्ट गाइड्स यूज़ करते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हो जाए, कहते हैं ना पिन पॉइंट एक्यूरेसी अगर चाहिए, फिर हम अलाइनमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट। अब आज के सेशन की आखिरी चीज़, दैट इज़ द कंट्रोल डी कमांड। कंट्रोल डी बड़े मज़े की कमांड है। करती क्या है ये कंट्रोल डी? ये करती है कि ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, इसका मैं स्ट्रोक कलर ख़त्म कर रहा हूँ और फिल कलर मैं इसका सियान कर देता हूँ। कंट्रोल डी ये करता है कि मैंने अपने सिलेक्शन टूल से जो लास्ट एक्शन परफॉर्म किया होता है, ये उस एक्शन को रिपीट करता है। लेट्स सपोज मैंने एक लास्ट एक्शन क्या परफॉर्म किया, मैंने ये शेप बनाई, ठीक है, और इस शेप को उठा के मैंने आगे मूव कर दिया। अब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी करूँगा तो ये देखें ये वही उसी लास्ट स्टेप को रिपीट कर रहा है। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कंट्रोल डी सिलेक्शन टूल से किए हुए आखिरी स्टेप को रिपीट करेगा। अगर आपने खाली कोई शेप बना ली और आप कंट्रोल डी करते रहेंगे तो भी ये देखें लास्ट स्टेप मेरा क्या था कि मैंने इसको मूव ही किया था, तो ये उस मूवमेंट वाले स्टेप को ही रिपीट करता रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक शेप बनाई और फिर आप कहें कि मैं कंट्रोल डी दबाऊं तो वो जादू से दूसरी शेप बना दे। इतनी लंबी चौड़ी सहूलियात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कंट्रोल डी की सहूलत आपको सिर्फ लास्ट सिलेक्शन वाले स्टेप को रिपीट करने के लिए है। अच्छा जी, और ये सिर्फ चलें इसको हम इस तरह लिखते हैं। ये मैंने एक शेप बनाई, सिलेक्शन टूल लिया, आल्ट दबा के ड्रैग किया और ये इसकी कॉपी मैंने बना के ला के यहाँ छोड़ दी। अब अगेन मैं आल्ट दबा के ड्रैग करूँगा तो ये गैप मेंटेन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा और वही बात है टाइम लगेगा। तो मैंने क्या किया, एक ही बार कंट्रोल डी प्रेस किया और करता चला गया, तो ये इस लास्ट वाले स्टेप को रिपीट करता गया, ठीक हो गया।
तो कंट्रोल डी इस हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स मतलब शेप्स को बनाने के काम आता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये उर्दू लैंग्वेज कहाँ से सिलेक्ट आ गई है। रिपीट लास्ट एक्शन CTRL D, कंट्रोल D, ये लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। इसी को लेते हुए मैं आपको एक पैटर्न यहाँ पे बना के देता हूँ, फिर एक एक पैटर्न आपके साथ मैं एक्सरसाइज में शेयर करूँगा। मैंने ये एलिप्स बनाया, यहाँ रखा, फिर सिलेक्शन टूल लिया, आर्ट दबाया, इसकी कॉपी बना के मैंने यहाँ रख दी। ठीक है जी, कंट्रोल D करते जाते हैं, इसकी कॉपी बनती गई। अच्छा अभी फ़िलहाल इससे बाहर जा रही है, कोई इशू नहीं है, इसको हम बाद में हैंडल कर लेंगे। इस सारे को सिलेक्ट करके मैं ग्रुप कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है, ताकि एक ही पे क्लिक करूँ सारी शेप सेलेक्ट हो जाए। अब मैंने आर्ट दबा के कॉपी ली और वो कॉपी मैंने इसके यहाँ सेंटर में फ़िट कर दी। बिल्कुल आगे नहीं फ़िट की, मैंने डेलिबरेटली इसके सेंटर में फ़िट की है। ये आ गई, ठीक हो गया। अच्छा इस पर क्लिक करके सॉरी इसको डबल क्लिक करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि ये फालतू वाला ख़त्म हो जाए। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ ग्रुप्स को। अब आर्ट दबा के सीधा सीधा शिफ्ट के साथ, ताकि ज़्यादा हिलजुल ना करें, आगे ले गया, फिर कंट्रोल D एंड कंट्रोल D। सी मेरे पास सिर्फ मैंने एक एलिप्स बनाया और बाकी मैंने कंट्रोल D की मदद से ये पूरा पैटर्न बना दिया है। कंट्रोल A से सारे पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल माइनस, थोड़ी स्क्रीन छोटी कर लूँ, कंट्रोल माइनस। ये मैं साथ साथ थोड़े थोड़े जो स्टेप्स आपको बताए हैं मैं उनको रिपीट भी करता जाता हूँ ताकि आपके जहन में वो स्टेप्स भी रिमाइंड होते रहें। तो ये मेरे पास एक पैटर्न बन गया। मैं सारे को सिलेक्ट करके अनग्रुप कर देता हूँ क्योंकि पैटर्न बना चुका हूँ मैं। ये सर्कल सेलेक्ट करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, फिर ये वाली लाइन छोड़ देता हूँ, ये सर्कल सेलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ और ये सिलेक्ट करता हूँ, फिर ये लाइन छोड़ देता हूँ और ये और ये, इनका कलर चेंज कर देते हैं। टाडा, सी एक पैटर्न बन गया हमारे पास यूजिंग कंट्रोल D। तो ये था बेसिकली हमारे पास आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है अपने सेशन में, अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।